हेलो क्लास। अब तक हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीजें हम अब तक देख चुके हैं, है ना। आज जो हम लोग देखेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर, लेकिन उससे पहले हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। अब तक जो हम लोग के जनरल कॉन्सेप्ट बने उसको रिवाइज करेंगे आज हम, ठीक है। चल, पहला क्वेश्चन जो है, पहला जो पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड, तो आप दो डिस्टिंक्ट एंटिटीज मत मानिए, ठीक है। अलग अलग तरीके से ही एक चीज को लिखने का तरीका है, क्योंकि ई मैं क्या लिखा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने क्या निकाला था, Q बाय आर स्क्वायर। V हमने क्या निकाला है, 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर। E और F कूलम्ब्स लॉ रिलेटेड है, 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड है, 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर। और फोर्स और एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में क्या है, वर्क डन, तो ये आपस में रिलेशन है। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का भी आपस में क्या होना चाहिए, रिलेशन होना ही चाहिए, रिलेशन होना ही चाहिए। तो मैंने वैसे भी क्या बताया था, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dx या E इज इक्वल टू dv बाय dx। इंटीग्रेशन है, पोटेंशियल क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। भेज दूंगा बेटा, नोट्स भी मैं आपको भेज दूंगा फर्स्ट चैप्टर का, व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा। चल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इस कॉन्सेप्ट को हमको, क्या कॉन्सेप्ट है, मैं इसको एक नए तरीके से बताता हूँ पहले, फिर इस कॉन्सेप्ट पे आऊंगा। भाई पिछले साल आप पढ़ के बैठे हो, चाहे कोई बिल्डिंग है जो 10 मीटर ऊपर है, या कोई टेम्पल है वो भी 10 मीटर ऊपर है, या कोई ट्री है वो भी 10 मीटर ऊंचा है, तीनों का जो टॉप है वो 10 मीटर हाइट पे है। तो तीनों के टॉप से अगर कोई मास m नीचे गिरता है, तो तीनों के ही टॉप पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, mgh। नीचे जाता है तो क्या हो जाएगी वो, जीरो। और पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, उसके काइनेटिक एनर्जी में। ये पिछले साल का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, यस और नो। तो ये तीनों एक हाइट पे होने की वजह से इसको मैं बोलूंगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलूंगा इसको मैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे कि अगर एक चार्ज है तो उससे r डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस बना, ये क्या बन गया मेरा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं। ये डायग्राम को देखो, ये एक सरफेस है जिसका वैल्यू कितना है, 20 वोल्ट। एक और सरफेस है जिसकी वैल्यू कितना है, 10 वोल्ट। एक और सरफेस है जिसकी वैल्यू कितना है, 0 वोल्ट। कल मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है
ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है किसके, सरफेस के। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक, तो अगर मैं चार्ज को 20 वोल्ट लेकर जाऊं, कहां से, 0 वोल्ट से, तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, याद करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में मैं बता चुका हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन को ले जा रहा हूँ तो E इंटू 20 वोल्ट या 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कब हो रहा है, जब मैं 0 हाइट से 20h तक ले जा रहा हूँ, इसको तुम ग्रेविटेशनल के जैसे समझो। लेकिन अगर मैं इसको यहां से ले जाके यहीं पे ले जाऊं, 0 हाइट पे था और फिर उसको 0 हाइट पे ले जाऊं, तो यहाँ तो कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। क्यों वर्क डन नहीं हो रहा है भाई, ग्राउंड से उठा के तुमने ग्राउंड पे ही रखा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, 0। तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। जब पोटेंशियल चेंज होता है तभी वर्क डन होता है। अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हम लेकर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होती है। ये कॉन्सेप्ट आपका बन गया। व्हेन चार्ज इज मूव along an equipotential, its potential energy does not change। नहीं आया सर समझ में भाई, ये एक बिल्डिंग है, ये दूसरी बिल्डिंग है, दोनों 10 मीटर हाइट पे हैं। अगर मैं बॉल को यहां से उठा के यहां रख भी दूं, 1 kg की बॉल थी, तो यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, 10 इंटू 1 इंटू 10, दैट इज 100 जूल, mgh फॉर्मूले से। और यहाँ पर भी 10 मीटर की हाइट पे ले रहा हूँ तो 10 इंटू 1 इंटू 10, दैट इज 100 जूल। जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है वही यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 0। मतलब वर्क डन क्या हो गया, 0। तो आप सेम हाइट पे अगर किसी बॉडी को ले जाते हैं तो ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 0। सिमिलरली यहाँ पे 10 वोल्ट एक सरफेस था, यहाँ पे 10 वोल्ट सरफेस है, यहाँ से एक चार्ज को उठा के मैं 10 वोल्ट से उठा के 10 वोल्ट पे ही लेकर जाऊंगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यहाँ पे वर्क डन किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। वहां पे किसकी वजह से हो रहा था, ग्रेविटी की वजह से हो रहा था। यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट ही आपको समझ में आना चाहिए क्या, कि एक चार्ज को जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ले जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होती है और वर्क डन भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, लेकिन जब हम चार्ज को लेकर जा रहे हैं कहाँ पे, जब हम चार्ज को एक पोटेंशियल से मतलब 10 वोल्ट से लेकर कहाँ पे गया, 0 वोल्ट पे लेकर गया, तब वर्क डन इज नॉट 0। लेकिन अगर मैं इस चार्ज को 10 से 10 पे ही ले जा रहा हूँ तो वर्क डन इज 0। यही चीज आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट। ये रिलेशन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंज इन पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। चलिए एक क्वेश्चन पढ़ते हैं अब इसको। ए प्रोटॉन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कहाँ से स्टार्ट किया, रेस्ट से। ये नीट या आईआईटी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, तो इसलिए हम जो है एमसीक्यू टाइप के भी क्वेश्चंस बनाएंगे। इट एक्सेलरेट्स पास्ट पॉइंट बी, फाइंड द प्रोटॉन्स काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे उसकी कुछ वेलोसिटी v हो गई, तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी हो गई होगी ½ mv²। यहाँ पर बेटा ये 250 वोल्ट है, लेकिन अब इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, 250 से घट के कितना हो गया, चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ, चेंज इन पोटेंशियल क्या हो गया, 150 माइनस 250, दैट इज -100। अभी मैंने बताया कि अगर कोई बॉल h हाइट से गिरती है m मास का, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ½ mv² में। सिमिलरली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, वोल्टेज इनटू चार्ज, E 250
यहाँ पे एनर्जी कितना होना चाहिए 150 इंटू ई, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 100 ई वी, 100 वोल्ट इंटू इलेक्ट्रॉन। इतना चेंज हुआ इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई वो पूरी की पूरी किसमें बन गई काइनेटिक एनर्जी में, इसलिए मेरा आंसर क्या टिक करूंगा मैं 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई बात समझ में, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी बात, ये जो स्लाइड जो बना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, हमेशा ये क्या होता है, ये सब 1 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। नंबर 2, जैसे जैसे पोटेंशियल कम हो रहा है, मतलब ये अगर 100 वोल्ट था, ये 50 वोल्ट हुआ, ये 10 वोल्ट हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है हाई टू लो। जाहिर सी बात है यार, ये ताजमहल है, अगर यहाँ पे तुमने एक चाय पी, कप ऑफ टी, वहां से दूर थोड़ा चाय पी, वहां से और थोड़ा दूर चाय पी, ताजमहल में तुमको 100 रुपए में वो चाय दे रहा है, क्योंकि वहां अंग्रेज गोरे आके पीते हैं तुम्हारे साथ चाय, उससे थोड़ी दूर पे 50 रुपए में चाय दे रहा है, और रेलवे स्टेशन पे 10 रुपए में चाय दे रहा है। तो जैसे जैसे तुम सोर्स से चार्ज के दूर जाते जाओगे, उसका पोटेंशियल क्या होते जाएगा कम होते जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हाई टू लो पोटेंशियल। ये पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। ये पॉइंट नंबर 2 आपको समझ में। पहला तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, नंबर 2 हाई से लो की ओर डायरेक्शन बताता है, नंबर 3 फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग बिटवीन सरफेस। इसको थोड़ा समझते हैं क्या बोल रहा है सर, ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिस्टेंस क्या बनाया मैंने कम बनाया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिस्टेंस क्या बनाया मैंने ज्यादा बनाया, मतलब d1 इज लेस देन d2। पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, E1 is greater than E2. That is, electric field is inversely proportional to distance between equipotential surface. Point number 3, ठीक है। जितना ज्यादा डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी पुअर, उतनी वीकर, जितना कम डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी बेटर, उतनी अच्छी। ये पॉइंट नंबर 3। तो ये वाली स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ये वाली जो पॉइंट है ये आपको बार बार एनसीईआरटी में से इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो पॉइंट चार्ज एग्जांपल देखो आप, ठीक है, स्क्रीन को बड़ा करोगे आप मोबाइल फोन पे, एग्जांपल देखिए। सबसे पहला पॉइंट चार्ज का हमने पोटेंशियल देखा, पोटेंशियल तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाता है आउटवर्ड जाता है, बाहर की ओर दिख रहा है, दिख रहा है। दूसरी बात, ये जो डॉटेड सर्कल्स बनाया ब्लू कलर के, ये दूसरा डॉटेड सर्कल, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। आप देखो इसके बीच में एक डिस्टेंस d1 है और इसके बीच में इसने क्या बना दिया डिस्टेंस d2। तो मुझे पता है d1 इज लेस देन d2, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। इसलिए यहाँ पर देख
डाइपोल का केस भी हम देख चुके हैं। डाइपोल क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, बीचों बीच में पोटेंशियल जीरो होता है, कल मैंने प्रूफ करके बताया था आपको। ठीक है, इस साइड जाएंगे नेगेटिव साइड तो पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव के साइड जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। इतना आपको याद रखना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में मैं बात नहीं किया हूँ, उसके बारे में मैं बात अभी नेक्स्ट क्लास में करूंगा, लेकिन पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम बात कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन अब हम देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहे हैं एट मिड पॉइंट बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मतलब कि ये अगर x डिस्टेंस पे है तो ये भी x डिस्टेंस पे एकदम बीचों बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव की वजह से किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव की वजह से भी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए ई नेट क्या होगा, E1 प्लस E2 टुवर्ड्स राइट। लेकिन पोटेंशियल V1 क्या होगा, प्लस के क्यू बाय एक्स, पोटेंशियल V2 क्या होगा, माइनस के क्यू बाय एक्स, क्योंकि ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। V नेट क्या हो जाएगा, जीरो, V1 प्लस V2 इज जीरो। तो मेरा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो बट पोटेंशियल इज जीरो। मतलब अगर V इज जीरो does not mean E is also zero, does not mean E is zero। V जीरो है उसके बावजूद इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये एक और कॉन्सेप्ट आपका बन गया, लेकिन वाइसे वर्सा हो सकता है। क्या हो सकता है, वाइसे वर्सा हो सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं, उसको ध्यान से समझें। इफ V is zero, E not necessarily be zero, but if E is zero, V is also zero। ये दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बनाना है आज। V जीरो होता है तो जरूरी नहीं कि E जीरो ही हो। क्यों E जीरो नहीं है, क्योंकि प्लस चार्ज भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रहा है और माइनस चार्ज भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रहा है, तो E इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन प्लस चार्ज की वजह से V इज पॉजिटिव, लेकिन माइनस चार्ज की वजह से V इज नेगेटिव, तो V becomes what, zero। But if E is equal to zero, E is zero means charge is zero। कोई चार्ज नहीं है तो फील्ड नहीं है, और चार्ज नहीं है, फील्ड नहीं है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो। ठीक है, पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल फॉलोज ट्रैजेक्टरी फ्रॉम I to F, पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। जैसा कि आप ये वाला डायग्राम देख सकते हो, बंदा I से चला, पहले 50 पे गया और फिर कहाँ गया भाई, -50। इसको ऐसे समझो, ये जीरो से पहले हाइट प्लस पे गया 50 पे, और फिर वहां से नीचे कूद गया कहाँ, -50 पे। लेकिन इस बात को अब आपको समझना पड़ेगा कि मैं बता चुका हूँ ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। ये शब्द याद रखेंगे, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। 11th क्लास में आपने फिजिक्स में पढ़ा है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ओनली I and F मैटर्स। इनिशियल और फाइनल ही मैटर होता है। तो मेरे को पता है इनिशियली जीरो पे था और बाद में -50 पे गया, तो चेंज इन पोटेंशियल डेल भी क्या होगा, -50 -0।
दैट इज -50 वोल्ट। तो मैं किस पे टिक मारूंगा? -50 वोल्ट पे। क्यों -50 पे मार रहा हूँ? भले वो 50 + 50 पे जा रहा है, लेकिन इनिशियली 0 पे था और फाइनली कहाँ पे गया? -50 पे। तो मैं सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे ही डिस्कस करूंगा। कल एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बताया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर तीसरा अगर आप देखें, पूछ रहा है आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्राइंग दिया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E1 सबसे कमजोर है, फिर क्या है? E2, फिर क्या है? E3। अभी दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो की ओर जाती है, हाई से लो की ओर जाती है, ठीक है। तो ये D और E, ये दोनों क्या हो गए? कट। क्यों? क्योंकि इधर 50 लिख रहा है और इधर क्या लिख रहा है? 0। इधर 50 लिख रहा है और इधर क्या लिख रहा है? 0। दूसरी बात, E1, E2, E3 बराबर नहीं है। पहले E1 सबसे छोटा है, फिर E2 है और फिर E3 है, लेकिन यहाँ पे सब बराबर है, इसलिए ये वाला भी क्या है? ये यूनिफॉर्म E के लिए है। यहाँ पे तो E क्या हो रही है? लेकिन कंटिन्यूसली E क्या हो रही है? इंक्रीज। लेकिन अभी मैंने बताया कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। अगर E बढ़ेगा तो D डेफिनेटली क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यहाँ पर तो लेकिन D पहले थोड़ा था, बाद में D कितना हो गया? इतना हो गया। D बढ़ रहा है, मतलब ये वाला भी गलत है। मतलब सही कौन सा है? कौन सा सही है? ये। आई बात समझ में? क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा मेरे को? पहली बात तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से मेरे को पता चलेगा कि हाई है कि लो है। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, ये छोटा एरो है, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो डिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में पॉसिबल है। चलिए, ठीक। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस डॉट? क्या पूछा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डॉट। अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हाई से लो, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया मेरा? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू डेल V बाय, अभी बताया मैंने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो, यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल कितना हो रहा है बेटा? 100 - 0 इज 100, 200 - 0 इज अगेन 100। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? 100 बाय डिस्टेंस। कितना दिया है डिस्टेंस? 1/100, दैट इज 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आपको देगा तो आपसे ये क्वेश्चंस बनने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर कोई कंडक्टर है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, क्या? अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जो भी चार्ज होता है वो हमेशा कहाँ पे रहता है? ऑलवेज ऑन सरफेस, अंदर नहीं रहता है, नॉट इनसाइड। क्यों नहीं रहता है सर? क्यों नहीं रहता है? अगर कोई कंडक्टर है, यहाँ पे अंदर में प्लस चार्ज भर दिया, इसके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। सब के सब एक दूसरे को क्या करना चाहेंगे? भगाना चाहेंगे, दूर भाग दूर भाग। तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे चला जाएगा? ऑन सरफेस। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0। इसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। जाहिर सी बात है, गॉस का थ्योरम है। गॉस थ्योरम क्या बोलता है? Q/ε0 इज E into A। जब अंदर में चार्ज ही 0 है, सरफेस के अंदर, बॉडी के अंदर चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? 0 होगी, गॉस थ्योरम से। एक्सटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये भी मैं बात कर चुका हूँ कि एक्सटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस से क्या होती है? परपेंडिकुलर, ठीक है।
फील्ड स्ट्रेंथ इज लार्जेस्ट एट शार्प कॉर्नर। जैसा अगर इस तरह से शार्प कॉर्नर है, ये ऐसा कोई सरफेस है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सबसे ज्यादा होगी, ना कि यहाँ पे, ना कि यहाँ पे। दिस इज द मोस्ट कंडक्टर इज एट सेम पोटेंशियल। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चार्ज जीरो, लेकिन सरफेस पे तो पोटेंशियल है ना, सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही अंदर में भी पोटेंशियल है। चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज जीरो है। ठीक है, इसी को समरी फॉर्म में ले रहा है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट खींच के लिख लेंगे। क्या? इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, charge is zero, change in potential is zero, but potential is not equal to zero. This is change in potential, delta V. It is change in potential, ना कि potential। मतलब यहाँ पे अगर 10 वोल्ट है तो अंदर में भी 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट है, जहां उठा लो वहां 10 वोल्ट है। इसलिए चेंज इन पोटेंशियल क्या है? 10 minus 10 is 0, 10 minus 10 is 0, 10 minus 10 is 0, but potential is not equal to 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको ये रटी होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी को हम एक समरी फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है, ऑल एक्सेस चार्ज इज ऑन सरफेस। अंदर में कोई चार्ज है क्या? नहीं है। सारा का सारा चार्ज कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? सरफेस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? नंबर 3, एक्सटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। देखो ध्यान से, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा है, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा है, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा है। जैसा नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है शार्प कॉर्नर्स पे सबसे ज्यादा है। देख सकते हो ये सबसे बड़ा यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे छोटा ही बनाया है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये E1 होता और ये E2 होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 इज ग्रेटर देन E2, क्योंकि ये क्या है? शार्प कॉर्नर। और सबसे बड़ी बात जो है, एंटायर कंडक्टर इज एट सेम पोटेंशियल या इक्वी पोटेंशियल। मतलब change in potential is 0, but potential is not equal to 0, some constant। इस स्क्रीनशॉट इसको खींच लीजिए और इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट conceptual part which can be asked in your CBSE NCERT exam as well as in your NEET और IIT JEE एग्जाम। कि कोई कंडक्टर है अगर तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटेंस। आज टाइम अप हो गया, हम जो है कल इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, रही बात नोट्स की, तो आई विल सेंड यू दिस स्लाइड्स। मैं आपको स्लाइड्स भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, या मेरे को अपना ईमेल आईडी लिखकर भेज देंगे व्हाट्सएप पे, तो मैं ईमेल आईडी पे आपको उसकी PDF फाइल भेज दूंगा। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू।